भारत की भोजन थाली है दुनिया की द मोस्ट ग्रीनेस्ट फूड प्लेट। लेटेस्ट लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में कहा गया कि अगर दूसरे देश भी भारत की आहार संबंधी आदतों को अपनाते हैं तो इससे एनवायरमेंटल डैमेज में उल्लेखनीय कमी आएगी और वर्ष 2050 तक क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। भारतीय फूड कंजम्पशन पैटर्न सभी G20 देशों में सबसे अधिक सस्टेनेबल है, जहां अमेरिका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम टिकाऊ खाद्य उपभोग प्रथाएं हैं। रिपोर्ट के अनुसार जितना अधिक स्वदेशी भोजन उतना ही अधिक टिकाऊ। पर हरी थाली का मतलब क्या है? यह कौन सी आहार शैली की बात हो रही है जो भारत द्वारा अपनाई जाती है, जिसे सभी देशों द्वारा अपनाई गई तो पृथ्वी और प्रकृति के लिए हितावह है? और इसमें भारतीय संस्कृति और भारत के धर्मों की क्या भूमिका है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक। भारत की फूड प्लेट को द ग्रीनेस्ट फूड प्लेट इन द वर्ल्ड माना गया है, पर ग्रीन का क्या मतलब है? हमारे भोजन से पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है वो दुनिया के सभी देशों के भोजन से कम है। अगर हम देखें तो भारत के विविध परिदृश्य में शाकाहारी गैर शाकाहारी भोजन का मिश्रण है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तरी क्षेत्रों की थाली में दाल और कुछ मांस व्यंजन के साथ साथ गेहूं के कई तरह के पराठे शामिल हैं। वहीं दक्षिण भारत में चावल और फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा और उत्तपम तथा स्थायी रूप से प्राप्त मछली का आरोहण किया जाता है। और पश्चिम और पूर्व दिशा के राज्यों में मिलेट्स यानी पहले के समय में ज्यादातर खाए जाते ज्वार, बाजरा और रागी जैसे धान्य पसंद किए जाते हैं। पूरे भारत देश का कोई एक भोजन की थाली का स्टैंडर्ड नहीं है, पर जैसे जैसे राज्य बदलते हैं वैसे वहाँ की आर्तु, मौसम और जमीन के अनुसार बहुत पहले से ही जिस खाने का आरोहण करते आ रहे हैं वैसे ही अभी भी वही स्थानीय भोजन यानी जो प्राकृतिक वातावरण से जो वास्तव में प्राप्त होता है वह कुछ शहरी तथा पूरे ग्राम्य विस्तार में वही भोजन का ग्रहण किया जाता है। इसीलिए भारत विश्व में पर्यावरण पर सबसे कम दुष्प्रभाव होने में और टिकाऊ भोजन होने में शीर्ष स्थान पर है। आइए जानते हैं किस प्रकार का भोजन पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर इसके पीछे का विज्ञान देखें तो 1 किलो गोमांस के उत्पादन के लिए लगभग 15,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिससे लगभग 60 किलोग्राम CO2 उत्सर्जन होता है। दूसरी ओर 1 किलो चिकन का उत्पादन करने के लिए लगभग 4300 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और 6 किलोग्राम CO2 गोमांस, सुअर जैसे लाल मांस का पर्यावरणीय प्रभाव व्हाइट मीट की तुलना में बहुत अधिक है। सफेद मांस जैसे कि चिकन या कोई अन्य स्थायी रूप से प्राप्त मछली के लिए कम भोजन पानी की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कम ग्रीन हाउस गैस का उपयोग होता है। सलाहकार मछली और चिकन की ओर बढ़ने का सुझाव देते हैं। इसलिए देखा जाए तो मांस भोजन में उपयोग न किया जाना ही बेहतर होता है। स्थानीय खाना जो हमारे दादा दादी द्वारा खिलाया जाता था वह अपनाकर सीजनल जहां हम निवास करते हैं उसी देश या राज्य में उत्पादित भोजन ही सेहत तथा प्रकृति के लिए अच्छा है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि लॉन्जेविटी, हेल्थ, एजिंग, मेटाबॉलिक हेल्थ जैसी सभी चीजें बेहतर रहती है अगर हम प्लांट बेस्ड भोजन लेते हैं। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है और वर्षों से उनकी पूजा की जाती है। और अगर बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस करते हैं तब सबसे पहले 5 शीलों का पालन करना होता है और सबसे पहला शील प्राणी हत्या नहीं करनी है। और जैन धर्म में अपनी श्वासोच्छ्वास से भी सूक्ष्म जीव को हानि न पहुंच जाए, इसलिए जैन साधु मुंह पर कपड़ा बांधते हैं। और हर धर्म में खाना खाने से पहले हमें खाना प्राप्त होने के लिए हम प्रकृति, किसान जिनके द्वारा घर तक सब्जियां पहुंची और जिन्होंने खाना बनाकर दिया, इन सभी के लिए प्रार्थना के स्वरूप में कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। जब अन्न का मान किया जाए तो उसके ज्यादा खाना बच जाने पर फेंकने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अभी भी घर में रात की बची हुई दाल, रोटी और चावल दूसरे दिन सुबह उसी से कुछ नया व्यंजन बनाकर खाया जाता है, जिसमें बची हुई चावल और रोटी ज्यादा समय बन के एक रात तक रहने के बाद उसमें फाइबर मात्रा बढ़ जाने से वह अधिक लाभदायी बन जाती है। अगर हम बात करें कि मौसमी फल, कच्ची सब्जियां कहां से खरीदनी चाहिए की बात करें तो हम स्थानीय बाजार से खरीदते हैं। तो जो फल और सब्जियां बाजार में ज्यादा मात्रा में और कम दाम में होती है वे फल और सब्जियां मौसमी यानी सीजनल होते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर स्वस्थ रहने के लिए भोजन खाना है तो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पास के स्थानीय बाजार से जो भी सस्ती सब्जियां मिलती है वही घर पर पका के योग्य समय पे योग्य तरीके से खाई जाए
तो जिस ऋतु में जो चीजें शरीर के लिए आवश्यक होती है वह शरीर को मिल जाती है, क्योंकि माँ प्रकृति द्वारा जो भी जिस समय दिया जाता है वही उस ऋतु में वहाँ के मौसम के अनुसार वहाँ के लोगों के लिए वही सुयोग्य होता है। क्योंकि हो सकता है जो चीज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्वस्थ मानी जाती है वो तमिलनाडु के लोग अपने आहार में शामिल करें तो उनको नुकसान हो, क्योंकि वह आहार प्रकृति ने मौसम के अनुरूप जो वहाँ के लोगों के लिए जो उपयोगी है वह प्रदान किया है। पर अभी ज्यादातर लोग जिन सेलिब्रिटीज से प्रभावित हैं और वो जिस जीवन शैली खान पान की शैली अपनाते हैं, लोग भी वही अपनाना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे वह सेलिब्रिटी 7 समुंदर पार किसी देश में रहते हो और वहाँ के मौसम अनुकूल भोजन ले रहे हो, और कुछ लोग वह खाना पसंद करेंगे, फिर स्वास्थ्य पर असर तो दिखेगा ही। और जब हम इंपोर्ट की हुई सब्जियां या खाना खरीदते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और भी अन्य कॉस्ट बढ़ जाते हैं। साथ ही में न्यूट्रिशनलिस्ट्स के अनुसार प्रोसेस्ड और पैकेट फूड खाना स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक साबित होता है, जो अभी काफी अलग अलग प्रकार के डाइट ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे नो कार्ब्स डाइट। तो आपके अनुसार हमें किसी दूसरे देश से इंपोर्ट भरी मात्रा में खर्चा कर मंगवाई गई चीजों का सेवन का करना चाहिए, या सीजनल फल और सब्जियां लोकल मार्केट से खरीदते हुए वोकल फॉर लोकल में भाग लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए अपने प्राचीन खाद्य आदतों को अपनाना क्या योग्य निर्णय रहेगा? कमेंट सेक्शन में आपके विचार जरूर लिखें, और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।